स्टार्ट करते हैं एक आसान सा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। तो इसमें हम सबसे पहले लेक्चर 1 को करने से पहले स्टार्ट करेंगे अपने वही नोट्स जो हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम इस नोट्स को करेंगे और अपना जो टारगेट है वो करेंगे पूरा अचीव, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इन नोट्स में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हाईलाइट मैं बताऊं उनको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना जेल दोनों के दोनों मॉइस्चर को एडजॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। मॉइस्चर को क्या करते हैं? एडजॉर्ब करते हैं। तो बताओ, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है? मॉइस्चर को कौन एब्जॉर्ब करता है इस चैप्टर के अंदर? तो मैं बता देता हूँ इसको। CaCl2 ऐसा है जो मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब, ठीक है। वैसे ही एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल एक ऐसा है जो पॉइजनस गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कौन करता है इन पॉइजनस गैस को? तो आंसर है H2O। पानी के अंदर बहुत सी गैस होती हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इनके अलावा आपका कोकोनट चारकोल है वो नोबल गैस को एब्जॉर्ब करेगा, एनिमल चारकोल कलर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारी एब्जॉर्ब की कहानी थी। और इन चीजों का भी स्पेशल ध्यान रखना जब भी कभी एडजॉर्प्शन होता है। ये देखो, ये है एडजॉर्बेंट, दीज आर एडजॉर्बेंट, और ये हैं आपके एडजॉर्बेट, ठीक है। जब भी कभी एडजॉर्प्शन होता है तो आपकी ना ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी क्या होती है? भाई, मॉलिक्यूल सारे दूर दूर पहले थे वो सारे आके एडजॉर्ब हो गए तो रैंडमनेस कम होगी, इसका मतलब ये भी नेगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब आएगी? सोचने वाली बात है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को अगर हम देखें तो डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस है। डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, एज यू नो वेरी वेल। और डेल्टा एस जो है वो क्या हो चुका है? पॉजिटिव हो चुका है। तो ये वैल्यू तो है, मान लो ये -3 है, ये आपकी नेगेटिव नेगेटिव +5 हो चुकी है। तो क्या आपका आंसर नेगेटिव आएगा? आंसर है नो। हर कीमत पर आपको डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा? मोर नेगेटिव, हाईली नेगेटिव देन किससे? टी डेल्टा एस से, टी डेल्टा एस, ठीक है। अब इसमें हाईली नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ -5 होना पड़ेगा, यहाँ 3 होना पड़ेगा, तब जाकर ये आंसर जो है वो क्या? नेगेटिव आ पाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और इसको आप जल्दी समझ भी पाओगे। देखो, ये जो फेनोमेना होती है, सरफेस फेनोमेना होती है, ये आपकी बल्क फेनोमेना है या बॉडी फेनोमेना भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, सरफेस और बल्क फेनोमेना। और यहाँ पर ये रैपिड होती है इन द बिगिनिंग, लेकिन ये यूनिफॉर्म रेट से चलता है एब्जॉर्प्शन। ये सिलिका जेल का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ है कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। इनके अलावा छोटी छोटी सी डेफिनेशन है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की, आसान है, लेकिन ये 4 डेफिनेशन थोड़ी खास हैं। एक एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और ऑक्लूजन। ऑक्लूजन अभी हाल ही में प्री बोर्ड में भी पूछी गई थी, जो बताती है, क्या बताती है? एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज ऑक्लूजन। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, अगर आप देख पा रहे हो इसको। ये इन्होंने हैबर प्रोसेस को दिखाया गया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो आयरन एक एडजॉर्बेंट होता है जो दोनों गैसेस को, यानी दोनों एडजॉर्बेट को अपने ऊपर कैरी कर लेता है। सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जहां पर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। डिसॉर्प्शन एक सेपरेटिंग, एक रिमूविंग फेनोमेना है जहां पर ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन के बारे में तो पढ़ ही लिया। एडजॉर्प्शन द एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, स्पीसीज का ऑन द सरफेस रेदर देन इन बल्क, बल्क में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो है हमारा केस वो है व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। भाई, क्योंकि यहाँ पर
एंथैल्पी पूछ रहा है नेगेटिव क्यों होती है एडजॉर्प्शन की, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होते हैं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में बॉन्ड फॉर्म, तो एनर्जी रिलीज। तो आंसर है बॉन्ड फॉर्म एनर्जी रिलीज, बॉन्ड फॉर्म एनर्जी रिलीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका जेल CaCl2 को रख देंगे कॉर्नर में, क्या होगा भाई? होना क्या है, सिलिका जेल जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा और जो मॉइस्चर जो है वो सिलिका जेल पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ सिलिका जेल पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? CaCl2 पे। सिंपल। इन सभी से बाहर अगर आप निकलोगे तो आपको पता लगेगा फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं, ये दोनों के दोनों केस जो एग्जाम में आते हैं। ऊपर वाले तो चलो ऑक्लूजन एक दो बार आ गया, बट ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। फिजिजॉर्प्शन एक तरह से कच्ची पक्की दोस्ती है, केमिजॉर्प्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखते हुए अगर हम सभी पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये हमें आसान लगने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले फिजिजॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन, वही एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस पे, और इन जो कच्ची पक्की दोस्ती है इसमें फोर्स भी कौन सा दिखाया गया है? बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं होती ऐसी दोस्ती में, वीक वैन डर वाल फोर्स है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरी तरफ इन्होंने जो बॉन्ड दिखाया है वो है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। यहाँ जो बनता है इस दोस्ती में वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। ये दोस्ती 10 साल 20 साल और हो सकता है पूरी लाइफ टाइम भी चलती है। ये दोस्ती आपकी 10 महीने 12 महीने या हो सकता है 4-5 महीने ही चले, ठीक है। इसमें देखो बॉन्ड बहुत ही वीक होता है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, 20 से 40 किलो जूल। लेकिन इस तरफ देखें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, 80 to 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिक नहीं होती, आज ये दोस्त है तो कल वो दोस्त है, परसों कोई और दोस्त है। लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं और ये लंबे समय तक बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्म हो रही है, यानी मल्टी लेयर भी यही इसी चीज की तरफ इशारा करती है कि एक बार ये लेयर फॉर्म होगी, एक बार और भी हो सकती है मल्टी लेयर, बट इन दिस केस एक ही तरह की लेयर फॉर्म होगी और वो भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो एक ही तरह की लेयर फॉर्म हो रही है सरफेस पे और वो भी स्ट्रॉन्ग, यानी ये यूनी लेयर जो है वो फॉर्म होती है। यहाँ पर यूनी लेयर फॉर्म होती है, यहाँ मल्टी लेयर, क्योंकि कई सारे दोस्त हो सकते हैं यहाँ पर एक ही तरह के दोस्त होंगे, एक ही दोस्त होगा, इस तरीके से समझ लो आप। नेक्स्ट वन इज, देखें तो यहाँ ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब अगर कोई कह देगा कोई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, यहाँ पे हटा लो तो दोबारा उसी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये दोस्ती वैसे तो कभी टूटती नहीं, लेकिन अगर ये टूटती है तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। इन दिस केस सभी को ये कलर से भी दिक्कत हो रही होगी, शायद किसी ने नोटिस कर लिया हो। इन दिस केस ये शुरुआत में डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ये आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आपका एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। क्या कोई बच्चा बता सकता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर? मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कम से कम शब्दों में वर्ड इस्तेमाल कर लो, मैं समझ जाऊंगा। क्या कोई बच्चा बता सकता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर? कम ऑन, हरी अप। बहुत बढ़िया विपिन, गोरक्ष, बिल्कुल ठीक है। विपिन गोरक्ष ने पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है और ये करेक्ट आंसर है। आज आज भी मैं थोड़ा सा जो पेज है उसको साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें लिखने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए, ठीक है। तो ये आ गया। तो मनीषा का जवाब भी ठीक है, करेक्ट आंसर है ले चैटलियर रिलेशनशिप, ले चैटलियर प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा? उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एडजॉर्बेंट प्लस में एडजॉर्बेट होते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन, तो क्या बनाते हैं? एडजॉर्प्शन, और प्लस में क्या? हीट, प्लस में हीट।
अब हीट जो निकल रही है बाहर की तरफ, यहाँ पर हीट जो निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहाँ ऐड होगा जाके, हीट की तरफ, और पूरी प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यू नो वेरी वेल। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो रहा है तो देखो एडजॉर्बेंट अलग हो रहे हैं, एडजॉर्बेट अलग हो रहे हैं, दोनों के अलग अलग होने की प्रोसेस को बोलते हैं हम कि ये आपका एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, एडजॉर्बेंट अलग हो रहे हैं, एडजॉर्बेट अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको ले चैटलियर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई बच्चों ने एक्यूरेट जवाब वही दिया है। तो ये हो गया। अब जिन बच्चों को मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया था, जिन बच्चों को इस चीज का पता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो ये बात तो दुनिया को पता है कि पहले पहले इस ग्राफ को अगर हम देखें तो पहले ये इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीज होता है। ये x/m है, ये यहाँ पर t है, ठीक है। कोई बता सकता है x/m में x क्या है? प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। x/m में x क्या है? क्या कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया विपिन, रिया बिल्कुल ठीक। तो आंसर है गोरख, ठीक आंसर है एडजोर्बेट, एक्स एडजोर्बेट है, एम एडजोर्बेंट है, और टोटल क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये बात सभी को पता है कि ये पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। क्वेश्चन है क्यों, क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्यों, ये पहले इंक्रीज क्यों हुआ, एडजॉर्प्शन लगातार बढ़ा क्यों? तो आंसर छुपा हुआ है। वैसे कोई है जो इसका आंसर बता सकता है? वाई? बहुत बढ़िया मनीषा, यशिका, सारे ठीक थे। लेकिन आज मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था, कोई भी नहीं बता पाया। एक बच्चे ने सही जवाब दिया था, मैं शायद पता नहीं कौन था, लेकिन एक बच्चे ने सही जवाब दे दिया था। आज मैंने इसको सर्च किया तो वो जवाब बिल्कुल ठीक वही था, गोरख, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। यशिका, अब नहीं चलेगा आपका ले चैटलियर प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन स्पेशल है। विपिन, ये ठीक है। आंसर छुपा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है पहले एडजोर्बेंट अलग था, एडजोर्बेट अलग था, ठीक है ना, दोनों अलग अलग थे। ये एडजोर्बेंट है, ठीक है, ये एडजोर्बेट है। तो इसमें इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म कब हुआ? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी? प्रोडक्ट को फॉर्म करने में हेल्प करेगी, यानी इनका एडजॉर्प्शन करवाने में हेल्प करेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी और उसके बाद और फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके बाद इतना एक्टिवेशन एनर्जी एक बार तो बॉन्ड बना देगी, लेकिन फर्दर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो बॉन्ड डिसोसिएट भी हो जाएंगे। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है, वो रीड करना बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेयर बच्चों को पता होते हैं रेयर आंसर। Chemijopson initially increase, no doubt, then decrease with the rise of temperature. Okay. The initial increase is due to the fact that heat supplied act as, जो heat आपने टेम्परेचर बढ़ा के सप्लाई की है वो एक्ट करने लगी एक्टिवेशन एनर्जी की तरह, जिसने क्या करा, बॉन्ड, दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। रिएक्शन इसी की तरफ जा रही थी, एडजोर्बेंट प्लस एडजोर्बेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर दिया और एक्टिवेशन एनर्जी के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। द डिक्रीज आफ्टरवर्ड, उसके बाद ये कम होगी। उसका रीजन क्या था? एक रीजन तो सभी ने बता दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन बताया इसमें कि द डिक्रीज आफ्टरवर्ड इज ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, यानी दूसरा इन्होंने एक्सोथर्मिक नेचर के बारे में बताया है। एक्सोथर्मिक नेचर के बारे में बताया, यानी ये एक्सोथर्मिक तो अभी भी पहले हमने फिजिक्स ऑप्शन में पढ़ा था, फिजिकल एडजॉर्प्शन में पढ़ा था ये लॉजिक, तो वो लॉजिक यहाँ भी लगा है, प्लस में हीट। तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ले चैटलरी के हिसाब से, एक्सोथर्मिक के हिसाब से दोबारा से यही बना देगा। तो इंक्रीज का रीजन है एक्टिवेशन एनर्जी, दोबारा डिक्रीज का रीजन है एक्सोथर्मिक। तो ये जो आंसर है मैं एक बार फिर से आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
ऐसे स्पेशल क्वेश्चन को ऐसे खुला मत छोड़ना, ये बहुत जरूरी है, आपको नोट करना चाहिए इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। क्या कि अमोनिया और CO2 में से कौन जल्दी जाके एडजॉर्ब होगा ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल? तो करेक्ट आंसर है अमोनिया। रीजन छुपा हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट रीजन है। तो ध्यान से सुनिए, सुनने का है आपको। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है CO2 के मुकाबले में। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है मोर इजिली द गैस कैन लिक्विफाई। यहाँ भी मोर इजिली द गैस कैन लिक्विफाई। अब जितना लिक्विड फेज होगा वो जल्दी से एडजॉर्प्शन करेगा कंपेरेटिवली गैस फेज के। तो यहाँ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो मोर मोर मोर, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर लिक्विफाइबल द गैस, मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। ये 3 पॉइंट है जिससे इसको समझा जा सकता है, इस पॉइंट को। ठीक है, और आगे चले तो ये क्वेश्चन भी चलो आसान था। हीलियम और नियन का भी ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। अब यहाँ से प्रमोटर, पॉइजन, कैटलिस्ट, ये सारा होमोजेनियस कैटलिस्ट, ये सारा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है ना? यहाँ से प्रमोटर, पॉइजन, ये सारा कुछ भी आपके अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सारा डिलीट है। और अगर हम आगे चलें तो एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, जियोलाइट, ये सारा डिलीट हो चुका है, ये भी आपका नहीं है। यानी कुल मिला के इन्होंने आपके पास सिर्फ इसको छोड़ दिया है। ये भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, ये भी कैटलिस्ट का ही है यहाँ तक, ये सब डिलीट है। अब इसके बाद इन्होंने, ये भी एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है, यानी आपका जो पोर्शन है वो यहाँ से होता है स्टार्ट, जिसको कहते हैं हम कोलॉइड। ठीक है, लिंक मैंने सेंड नहीं किया है, मैं आज सेंड कर दूंगा डिलीटेड पोर्शन आपको। जितना भी अपनी पूरी पेज बाय पेज निशान लगाना है तो आज मैं पक्का सेंड कर दूंगा। प्लीज अगर ना भी सेंड करूँ तो 9 बजे से पहले पहले मुझे रिमाइंड जरूर कर देना। ओके, कोलॉइड। कोलॉइड जो है वो आपके 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोलॉइड वैसे तो 8 तरह के होते हैं। कोलॉइड हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं या फिर होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे एयर है, एयर होमोजेनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशन भी होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन कोलॉइड हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसमें DP और DM बोला जाता है। एक फेज है डिस्पर्स फेज, और एक है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इमल्सन भी बच्चे बता रहे थे, आज डिलीट हो चुका है। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, नो डाउट। कोलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा साइज होता है। ये तो आप खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड की बात करें तो ये ऑन द बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ DP एंड DM, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन DP एंड DM। यहाँ पर हम लायोफिलिक, लायोफोबिक भी पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी मोस्टली क्वेश्चन इस बार यहीं से आने वाले हैं। कुछ इंपोर्टेंट टर्म है जैसे एल्कोसोल, जहां पर DM अल्कोहल हो। एग्जाम्पल कोलोडियन, कोलोडियन की डेफिनेशन भी एग्जाम में बहुत आती है। इट इज द सॉल्यूशन विच कंटेन 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल। बहुत ज्यादा ये बोर्ड में आ चुकी है कोलोडियन की डेफिनेशन। और आगे चलें तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा है। एरोसोल किसे कहते हैं? जिसमें DM क्या हो, गैस हो, उसे एरोसोल कहते हैं, जैसे स्मोक एंड फॉग। ठीक है, अच्छा, और एग्जाम में इसके अलावा हाइड्रोसोल, जिसे एक्वासोल भी बोलते हैं, भाई जिसमें क्या हो आपका, DM क्या हो, वाटर हो, इसे हाइड्रोसोल कहते हैं। एग्जाम्पल स्टार सोल, गोल्ड सोल। बेंजोसोल, जिसमें बेंजीन हो। ठीक है, एक्वाडैक जो है, इट इज ए कोलोडल, कोलोडल ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, ये अलग ही है थोड़ा सा। अब बात आती है इन 8 डेफिनेशंस को कैसे समझोगे आप। देखो मैंने क्या किया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, 2 ही बार लिखा है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस फिर भी लिखता है, लेकिन गैस इन गैस तो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। इट इज नॉट कॉलॉइड, सिर्फ कॉलॉइड यही है। अब बात आती है इन 8 के 8 पोर्शन को याद कैसे करोगे। तो तरीका देखो एक बार ध्यान से। सोल जेल इमल्सन पे सर्कल लगा लो, सोल जेल इमल्सन, इन पे सर्कल लगा लो। ठीक है, सोल से स्टार्ट करते हैं। सोल, SOL। ठीक है, SOL, SOL, इसी को कहते हैं हम सोल, यानी सॉलिड इन लिक्विड। इसी का उल्टा होता है जेल, यानी लिक्विड इन सॉलिड। क्लियर, 2 हो गए। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। ये 3 तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब बाकी के देखो 3 तो हो गए कंप्लीट प्लस में, बाकी आगे चलते हैं।
इनको छोड़कर जो भी डीएम गैस बचा हुआ है उन दोनों को बोलते हैं एरोसोल। तो ये दो और हो गए प्लस में। और आगे चलते हैं, इन पांचों को छोड़कर, पांचों के ना, पांचों को छोड़कर जितना भी डीएम सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है तो इनको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल, इनको बोलेंगे हम सॉलिड सॉल। तो यानी दो और भी हो चुके हैं। तो ये आपके आगे टू, ठीक है। अब जो एक बच गया ना लास्ट में, गैस इन लिक्विड, इसको फोम बोलते हैं। तो ये आपका फोम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एरोसोल एरोसोल, ठीक है। तो ये एरोसोल एरोसोल दो हो गए, ये तीन दो दो, और ये लास्ट में एक है आपका नंबर वन। टोटल आपके 8। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल जरूर कर लेना, इनको छोड़ना मत, बस मैं इतना ही बोलूंगा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचुरल इंटरेक्शन, ये हम कल से शुरू करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ नया सीखने के लिए। ये वो चीजें थी जो आपने पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो ये चीजें हैं इसमें कुछ चीजें नई आपको पता लगेंगी। जैसे आपको नहीं पता कि द टर्म एडजॉर्प्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय केयर, ये साइंटिस्ट था, इसने पहले इसको यूज किया, ठीक है, पहले इसी ने इसको यूज किया था। तो कुछ ऐसी ऐसी तकरीबन 5 या 6 नई बातें आपको आज पता लग जाएंगी आज के टॉपिक से रिलेटेड। तो अगले जो 20 मिनट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस 20 मिनट के कंपैरिजन में। एडजॉर्प्शन होता क्या है, स्ट्रिक्टली द एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपोनेंट, जिसे एडजॉर्बेट कहते हैं, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड, जिसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं। पता था। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म में उन्होंने एक छोटा सा डिटेल बोला है कि ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीजें चलती हैं सिलिका जेल के अंदर कि बाहर जो मॉइस्चर है उस पर खींचा चला जाता है उसकी ओर। तो उन्होंने एक लाइन में इसको डिस्क्राइब किया है, द इंटीरियर ऑफ लिक्विड या सॉलिड। यहाँ बात हो रही है एडजॉर्बेंट की, एडजॉर्बेंट की। मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड, ये चारों तरफ से अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जिससे बाहर के मॉइस्चर इसकी सरफेस पे आके ठहर जाते हैं। और उन्होंने क्या बताया, द एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस टेक प्लेस ड्यू टू दीज रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स है जिसकी वजह से वो आके यहाँ पर अटैच होते हैं एज द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो ये अनबैलेंस फोर्स है, ये कुछ नया है आपका जानने वाला कि इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऊपर के सरफेस पे एडजॉर्बेट अटैच होते हैं। दूसरी नई बात थी। अच्छा, एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल केमिकल, पता था। डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं, जहां पर सब्सटेंस जो एडजॉर्ब है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। और आगे चलते हैं, ये भी पता था। डिस्टिंग्विश करो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में। सरफेस बल्क कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मच मोर ऑन द सरफेस, हाँ जी, यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से होते हैं। यहाँ पर इनिशियली रेट जो होती है वो रैपिड होती है, फिर बाद में स्लो हो जाती है। यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट होती है। ये कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। ये एक अजीबोगरीब बात कर रहा है एडजॉर्प्शन। ये कह रहा है बल्क में बहुत कम होते हैं, सरफेस पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है सरफेस पे बहुत ज्यादा होते हैं, बल्क में कम होते हैं। ये कहता है कि ये वाला कह रहा है कि यहाँ चारों तरफ एक जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल, दोनों का CaCl2 सिलिका जेल, ठीक है। आगे चलते हैं, टू काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पर वही चीज रिपीट होगी, ये वीक वेंडरवाल, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। आगे मल्टीलेयर, यूनिलेयर, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर, अटेन इक्विलिब्रियम लेट, 20 to 40, 80 to 40 होता है वैसे तो, किलो जूल पर मोल। अच्छा, डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी किसमें, केमिकल एडजॉर्प्शन में। यही वो केमिकल एडजॉर्प्शन है जो हमने टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में डिटेक्ट किया था। याद है ना, एक्टिवेशन एनर्जी वाला लॉजिक हमने कहाँ लगाया था, केमिकल एडजॉर्प्शन वाले केस में विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे बात वही घुमा फिरा के, एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना, ओके हमें पता है, पता लग गया। 3 खूबसूरत एग्जाम्पल है। H2O एब्जॉर्ब होता है CaCl2 के साथ, लेकिन यही एडजॉर्ब हो जाता है सिलिका जेल के साथ। अमोनिया एब्जॉर्ब होता है पानी के साथ और यही एडजॉर्ब हो जाता है चारकोल के साथ।
गैस, अच्छा चारकोल था भाई, सॉरी मैंने इसको पानी बोला, चारकोल था। तो ये कुछ खूबसूरत एग्जांपल है कि ये अमोनिया अकेला एब्जॉर्ब भी होता है, एडजॉर्ब भी होता है, डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है। गैस लाइक ये पॉइजनस गैस है, ये एडजॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ दिस, लेकिन एब्जॉर्ब होती है सॉल्वेंट फेज के साथ। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल ऐसे दिखाए गए हैं कि यही एक चीज एडजॉर्ब भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है, एडजॉर्ब भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है, एडजॉर्ब भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है। डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट क्या है। ठीक है, तो बोथ अगर दोनों काम हो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? सॉर्प्शन। पता था ये भी। ये वही बातें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की, और मैं यहाँ पर इस बात को मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर लेस देन लिखवाया था, ये असल में मोर देन है। डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा इन द सेंस हम नेगेटिव की टर्म में नहीं ले सकते। ये -5 है और ये +2 है, तो ज्यादा आप कहोगे यार मैथमेटिकली तो ये ज्यादा है, नहीं तो वैसे नहीं ले सकते ना। डेल्टा एच रिप्रेजेंट की कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो 5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होना और 2 किलोजूल की एब्जॉर्ब होना, तो यहाँ पर ज्यादा 5 को माना जाएगा। तो ये वाला जो केस है जिससे डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। क्लियर भाई? मैंने अभी ऐसे कम दिखाया था लेकिन ये ज्यादा होगा। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी। बाकी वही चीजें सारी की सारी जो हम पढ़ चुके हैं, नो डाउट। ओके, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट दिखाए गए हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल है, अभी भी मैंने बात की थी, जैसे आयरन एक ऐसा है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करता है। एक्टिवेटेड चारकोल है जो एडजॉर्ब करता है, गुड एडजॉर्बेंट है, इसे मास्क की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। मेटल ऑक्साइड में सिलिका जेल है, इसे SiO2 बोलते हैं, इसलिए इसको मेटेलिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, गुड एडजॉर्बेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एल्यूमिना जेल बोलते हैं इसको। अच्छा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, जैसे इजीली लिक्विफिएबल, जो बहुत जल्दी पानी यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे HCl, अमोनिया, CO2, ये जल्दी एडजॉर्ब होंगे। ठीक है ना, कंपैरिजन टू दिस। तो अगर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बोला जाए तो इसे बोलते हैं ऑक्लूजन, हमें पता था। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ये भी पता था। ठीक है, द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ये नहीं पता था, नोट कर लेना। तीसरी नई बात, दैट्स व्हाई पोरस, जितने भी पोर वाले मटेरियल होते हैं वो ज्यादा एडजॉर्प्शन करते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, इनको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं आप? रगड़ कर। अगर आप कई बार क्या होता है, मैं बड़ा जनरल तौर पे बताऊंगा, जैसे मान लो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे चीजें क्या है, एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो चुके हैं, तो आप उसको रबिंग करोगे ना, रबिंग करोगे तो जो एडजॉर्ब हो चुके हैं वो हट जाएंगे, सरफेस अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर एडजॉर्प्शन। तो ये कह रहा है रबिंग करके भी इस एरिया को एक्टिवेट किया जा सकता है, एडजॉर्बेंट को। और बाई पासिंग कोलोइडल, by passing in colloidal is commonly used for the adsorption of easily liquefiable gas। तो दो तरीके हैं, रबिंग से और वैसे। ठीक है, ये भी एक तरह से नई बात थी। तो नंबर 4, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होगा, रीजन इज लेट एट लियर, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे केमिकल एडजॉर्प्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई ये पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। आंसर एक्टिवेशन एनर्जी एंड अगेन ले चैटेलियर यानी एक्सोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो अब ये दोनों में जो लॉजिक है भूलना मत, दोनों ग्राफ वही है, ये नॉर्मल है, ये पहले अप फिर डाउन। आगे चलते हैं, प्रेशर, प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो ये बात तो देखो फ्रेंडली ने भी बताई थी, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। P⁻1/n ये फ्रेंडलिच का फॉर्मूला है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी x/m वर्सेस प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जहां पर x क्या होता है, m क्या होता है, x/m क्या होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना, फिर से अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो जाहिर सी बात है एडजॉर्प्शन कम ही होगा यार। देखो एक ऐसा सेटअप मैंने आज की क्लास में बच्चों को बताया था, वहां पर ये सारी गैस है और ये एडजॉर्ब होने वाली है। अगर आप
एडजॉर्ब तो वैसे भी होंगी, ये सिलिका जेल है, ये मॉइस्चर है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन जल्दी होंगी, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। लेकिन आप इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो क्या जल्दी एडजॉर्ब होंगी? नहीं। तो यही वजह है, देखो जीरो टेम्परेचर पर सिर्फ इतना एडजॉर्प्शन हो पाया, और टेम्परेचर और कम कर दोगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये देखो -78 पे इतना ज्यादा एडजॉर्प्शन हुआ, और -190 पे तो कमाल ही हो गया। ये देखो, ये कोई लाइन गलत नहीं है, इतना ज्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चंस की लिस्ट में बोला गया है, हाउ डू साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट, प्रेशर, साइज पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड का। प्रेशर बढ़ाओगे, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। साइज ऑफ पार्टिकल्स कम कर दोगे, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना, केमिजॉर्प्शन में पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा, बार बार केमिजॉर्प्शन बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है। देखो, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज, बट इन केमिजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। रीजन जिसे पता है वो भाग्यशाली है। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यही वो लॉजिक है, यही वो फॉर्मूला है जिसके बेस पे अभी हमने चीजों को देखा था। और उस वाले नोट्स में शायद हमने एक पेज स्किप कर दिया भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक पेज स्किप हुआ है। दोबारा जल्दी से चेक कर लेते हैं कौन सा पेज स्किप हुआ है। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ जी, ये वाला पेज स्किप हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आए थे, फिर हम सीधा आगे चले गए, तो ये वाला जो पेज था वो स्किप हो गया है। वैसे अब आपको ये वैसे भी आसानी लगेगा, ज्यादा कुछ है नहीं। व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन, तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। इसका रीजन इतना खास नहीं है जितना मैंने बताया वो है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो है ये आज की ही क्लास में बताया कि इसका रिलेशन इसके साथ अगर कर दिया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वेरिएशन होता है ग्राफ किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एक्सप्रेस बाय द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये वो चीज थी जो स्किप हुई थी, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिश ने बताया था कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। अब जिन बच्चों को यार ठीक है ये आता है, अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो जल्दी से इसकी एक स्टोरी और देख लो। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1/n। अगर मैं x/m को यहाँ इक्वल में रखूं तो यहाँ आ जाएगा k इंटू में p की पावर 1/n, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहाँ लॉगरिथम आ गया, ये बीच में इंटू है, तो यहाँ ऐसे लॉगरिथम आप कर सकते हो, log k प्लस log p की पावर 1/n। यू नो वेरी वेल, ये 1/n आगे आ जाएगा, तो log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। अब मैं इसको अगर रिलेट कर दूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आपको पता लगेगा कि y एक्सिस पे है जो वो है log x/m, x एक्सिस पे है log p। तो यहाँ पर ये जो अगर ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो x/m y एक्सिस पे है log, और ये है आपका क्या, log p x एक्सिस पे। अब देखना क्या होगा, स्लोप है वो 1/n पॉजिटिव को डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट आपका log k है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप बोल सकते हो कि ये आपका log k है, इतना हिस्सा log k है। अब इंटरसेप्ट यहीं से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट यहाँ पर log k तक का था। यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1/n को। अब पूरे ग्राफ में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। इन बातों को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने ये लिख दिया कि log x/m वाई एक्सिस पे है, log p एक्स एक्सिस पे है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन वैलिड है। स्लोप जो है वो 1/n को दिखा रहा है, इंटरसेप्ट जो है वो log k को दिखा रहा है। इतना एलैबोरेट किया है, बाकी तो कैटलिस्ट आ गया जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से वहीं पे जहां से हम आए हैं। अच्छा हुआ याद आ गया और अच्छी तरह से हमने कर भी लिया। तो ये उन्हीं
ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ग्राफ और ये भी ग्राफ। आगे चलते हैं तो इन्होंने देखो कुछ नई चीजें अब आपको समझ में आएंगी। लोअर प्रेशर में सिर्फ हम पी लेते हैं, लोअर प्रेशर। A graph nearly straight line with some slope showing with the value are on pressure. Higher pressure पे क्या लेते हैं हम, x by m directly proportional, x by m found to be independent on higher pressure. Higher pressure याद रखना पड़ेगा भी आपको। लोअर प्रेशर में पावर 1 होती है, हायर प्रेशर में पावर यहाँ 0 हो जाती है। अब देखो 0 होगी तो के पी 0 होगी तो पी नॉट तो गायब हो गया ना, सिर्फ के आ गया। इसीलिए ये क्वेश्चन नीट में आता है, ये नई चीजें हैं सीखने लायक। सीबीएसई में इसका कोई लेना देना नहीं है कि हायर प्रेशर पर ये P0 होगा और लोअर प्रेशर पे P1 होगा। सोचने समझने में तो उल्टा लग रहा है लेकिन आंसर यही है। एक और आता है इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। और इंटरमीडिएट प्रेशर जो होता है वो हमने अभी अभी किया है, उसमें पावर क्या होती है, 1/n होती है इंटरमीडिएट प्रेशर में, ठीक है। अब देखो ये इंटरमीडिएट प्रेशर भी आ गया, ये होगी ना पावर 1/n। तो यहाँ से फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल ने वही बनाया। ये आज के लिए आपके लिए कुछ नई चीजें हैं। कंपीटिंग एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं या प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन इज कॉम्पिटिटिव फॉर डिफरेंट एडजॉर्बेट। A strong adsorbate adsorb more efficiently than weak adsorbate. Even a strong adsorbate can adsorb by displacing pre-adsorbed weak adsorbate. अब यहाँ से तो इसको ऐसे बात 3 बार लाइनों में ये पता लग रहा है, ये तो देखो एडजोर्बेंट है, ठीक है, ये है आपका एडजोर्बेंट। और अगर हम इनकी बातों को समझें तो ये कह रहा है कि ये मान लो आपके वीक एडजोर्बेट हैं और यहाँ से आए हैं कमांडोज स्ट्रॉन्ग एडजोर्बेट, ये स्ट्रॉन्ग एडजोर्बेट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वीक एडजोर्बेट को उनकी जगह से हटा देंगे और खुद जाके वहां पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो कई बार तो ये इनको हटा भी डिस्प्लेस करके अपने आप बैठ जाते हैं और कई बार तो इनको बैठने नहीं देते, वो खुद ही बैठ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एडजोर्बेट यहाँ है, एक एडजोर्बेट यहाँ है, तो ये वाला एडजोर्बेट क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा और खुद जाके यहाँ एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन कहा जाता है इनको। और आगे अगर हम चलें तो ये लास्ट क्वेश्चन ही रह गया और आसान क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन में है सब्सटेंस लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम, इनको हमेशा क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। आपने देखा होगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, पैलेडियम इलेक्ट्रोड क्यों करते हैं, तो दो बहुत बड़े रीजन है। एक तो केमिकली इनर्ट है, यानी ये रिएक्शन नहीं करते, केमिकल इनर्टनेस। और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि प्लेटिनम और पैलेडियम आर गुड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। आगे अगर हम देखें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, आंसर है ले चटलियर प्रिंसिपल, हुआ है आज की क्लास में। और आगे देखें तो पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और आगे देखें तो फैक्टर बताओ जो इन्फ्लुएंस करता हो एडजॉर्प्शन को, तो नेचर ऑफ गैस, प्रेशर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। और आगे देखें तो सॉर्प्शन किसे कहते हैं, भाई दोनों को साइमल्टेनियसली हो जाए तो सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ डिसॉर्प्शन। ऑक्लूजन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कौन जल्दी से एडजॉर्ब होगा चारकोल पे, अमोनिया, क्यों, इसका लिक्विफिएबल है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये रहा हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, व्हाई सिलिका जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द वाटर। तो इसका रीजन कह रहा है कि सिलिका जेल इन द एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड विद वाटर रख दिया जाए तो क्या करेगा, आंसर सिलिका जेल इज गुड एडजॉर्बेंट, वो एडजॉर्प्शन कर लेगा। ये सीयू नहीं है, ये सीए है, अगर सीएसीयू डाल दे तो क्या करेगा, आंसर ये उसको एब्जॉर्ब करेगा, सीएसीयू, ठीक है। तो ये था आज की जो क्लास है। बाकी हम जो क्लास बची हुई है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।